हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल रीगल। आज का ये वीडियो आईपीआर सब्जेक्ट सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि पेटेंट इंडियन लॉ के हिसाब से मिलता कैसे है, उसका प्रोसीजर क्या है, और साथ ही हम पढ़ेंगे कि पेटेंटी की राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो अभी तक हमने दो वीडियोस के अंदर हमने ये पढ़ा है कि सबसे पहले तो आईपीआर होता क्या है, आईपीआर का इंटरनेशनल लॉज क्या है और कैसे कैसे वो डेवलप हुआ है। उसके बाद हमने अगली वीडियो में पढ़ा कि पेटेंट क्या है, पेटेंट की लॉज क्या है और पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कि किन बेसिस पर पेटेंट प्रोवाइड होता है। तो अब इस वीडियो में हम प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कॉपीराइट के अंदर सो मोटो एक तरीके से क्लेम हो जाता है। जैसे ही आप एक चीज़ क्रिएट करते हो उस चीज़ पे कॉपीराइट हो जाता है, जो आपकी लिटरेरी चीज़ें होती हैं लाइक पोएम या कोई सॉन्ग पर। लेकिन उस तरीके का चीज़ पेटेंट के अंदर नहीं होता है कि जैसे ही आपने बनाया आपको उस पर क्लेम हो गया। नहीं, पेटेंट को स्पेसिफिकली अप्लाई करना पड़ता है और एक डिटेल्ड प्रोसीजर है उसका। तो प्रोसीजर जो है वो हम शॉर्ट में समझते हैं। सबसे पहले एक एप्लीकेशन फाइल होती है, उसके बाद उस एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन होता है अकॉर्डिंग टू द पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और उसके बाद वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। उसके बाद जो है ग्रांट होने के बाद पेटेंट एक प्रोसीजर है पोस्ट ग्रांट एंड प्री ग्रांट। तो ग्रांट होने से पहले और ग्रांट होने के बाद ऑपोजिशन का प्रोसीजर है कि हम बाहर एप्लीकेशन को पब्लिश करके बाहर से दूसरे लोगों से ऑपोजिशन मांगते हैं कि क्या आपको इस पेटेंट से कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद फाइनली ग्रांट हो जाता है पेटेंट, और उसके बाद पेटेंट फाइनली सील हो जाता है। तो अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, जो कि सेक्शन 6 to 11 के अंदर है। सेक्शन 6 कहता है कि सेक्शन 6 हमें बताता है कि कौन पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इसमें 3 कैटेगरी हैं लोगों की। पहला जो कि खुद इन्वेंटर हो, दूसरा जो कि इन्वेंटर का असाइनी हो, और तीसरा जो कि इन्वेंटर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। ये तीनों लोग में से कोई भी अकेले, अलोन या जॉइंटली ये लोग अप्लाई कर सकते हैं पेटेंट के लिए। अगला सेक्शन है सेक्शन 7, जो कि बताता है कि एप्लीकेशन का फॉर्म क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एप्लीकेशन जो है वो केवल एक ही इन्वेंशन के लिए होती है, मतलब एक एप्लीकेशन एक इन्वेंशन के लिए होती है। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप एक ही एप्लीकेशन में 2 अलग अलग इन्वेंशंस को पूछ लो। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि इसके अंदर ये चीज़ बतानी होती है कि हो सकता है कि कभी कभी जो इन्वेंटर होता है वो किसी एक्स बंदे को बोल दे कि भाई तुम मेरा पेटेंट के लिए अप्लाई कर दो। तो उसके अंदर आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि इन्वेंटर ने उस असाइनी को प्रॉपर राइट दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो वो उसका एप्लीकेशन एप्लीकेशन में वो चीज़ लगनी पड़ेगी। और थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो एप्लीकेंट है वो पोजेशन में होना चाहिए उस इन्वेंशन के। और जो ये एप्लीकेशन है ये प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ होनी चाहिए। ये हम अभी पढ़ते हैं। अब अगला जो सेक्शन है वो स्पेशल प्रोविजंस ऑफ फॉरेन एप्लीकेशंस के बारे में बताता है। वो कहता है कि अगर कोई फॉरेन एप्लीकेंट है तो उसको ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि उसने जो अपना पेटेंट है वो फॉरेन कंट्री में भी कहीं अप्लाई कर रखा है क्या, या फिर उसे वो फॉरेन कंट्री में कहीं पे पेटेंट हो सकता है मिला हुआ हो ऑलरेडी और वो इंडिया में भी अप्लाई कर रहा हो। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 9 जो है वो ये बताता है कि प्रोविजनल एंड कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस क्या है जो हमें एप्लीकेशन के साथ सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस वो स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि कभी कभी होता है कि आपका इन्वेंशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है पर लेकिन आप उसको सेव करना चाहते हो, प्रोटेक्ट करना चाहते हो। तो आप क्या करते हो, आप पेटेंट के लिए अप्लाई कर देते हो और साथ में एक प्रोविजनल डिस्क्रिप्शन या प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस बता देते हो कि भाई ये चीज़ है, मेरा जो इन्वेंशन होगा वो बेसिकली ये काम करेगा, उसका परव्यू ये होगा। पर उसके अंदर कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस नहीं होती, जैसे कि डायग्राम या फिर क्या कहते हैं उसका एग्जैक्ट प्रोसीजर कि आपने कैसे वो चीज़ इन्वेंट की, या फिर उसका एग्जैक्ट यूज़ या उसको एग्जैक्टली कैसे यूज़ किया जाए। तो ये सब चीज़ें जो है ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस में आती हैं। तो अगर कोई भी पेटेंट एप्लीकेशन जो है वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस के साथ फाइल होती है तो विद इन 12 मंथ्स इन्वेंटर को कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना ज़रूरी है। और अगर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ ही फाइल कर रहा है जो इन्वेंटर है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं।
अगर कंप्लीट सब स्पेसिफिकेशंस आ चुकी हैं तो सबसे पहले तो हम सेक्शन 10 में पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस का पार्ट है, जैसे कि टाइटल, उसका ऑपरेशन की कैसे यूज़ करना है, या फिर उसका मेथडोलॉजी, इन्वेंशन कैसे किया गया है, या स्कोप ऑफ इन्वेंशन, या उसकी कोई ड्राइंग्स, या फिर एक डिक्लेरेशन जो कि ये बता रहा है कि हाँ भाई मैंने ही इन्वेंट किया है इस चीज़ को। इसके बाद सेक्शन 11A से 1114 तक के जो सेक्शंस हैं वो बताते हैं पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन। तो जो सेक्शन 11A है वो ये ऐड किया गया था 2005 के अमेंडमेंट में। इसके अंदर बेसिकली एक प्री ग्रांट पब्लिकेशन को भी इसके अंदर डाला गया था। प्री ग्रांट पब्लिकेशन क्या है कि भाई पेटेंट ग्रांट होने से पहले ही एक हम पब्लिश कर सबसे ऑब्जेक्शंस मांग लेते हैं, क्योंकि इससे क्या है, इससे फ्यूचर में लिटिगेशंस कम होंगे। तो इस रीज़न की वजह से 2005 के अंदर सेक्शन 11A एंटर किया गया था, जिसके अंदर ये लिखा था कि प्री ग्रांट पब्लिकेशंस होनी चाहिए, प्री ग्रांट पब्लिकेशन होनी ज़रूरी है ऑब्जेक्शंस के लिए। तो ये जो एप्लीकेशन है ये 18 मंथ्स के बाद, मतलब अगर मैंने आज एप्लीकेशन दी तो आज से 18 मंथ्स के बाद विद इन 1 महीने के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन को पब्लिश होना ज़रूरी है। और मैं अगर चाहूँ, मेरा इन्वेंशन पहले ही कंप्लीट है, ये 18 मंथ्स का टाइम पीरियड इसलिए दिया गया क्योंकि 12 मंथ्स तो हमारे प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन तक आने में लग जाते हैं, और उसके बाद 6 मंथ्स जो हैं वो और प्रोसीजर में लग जाते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इस वजह से 18 मंथ्स बोला गया। पर लेकिन अगर मैं चाहूँ और मैंने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन स्टार्टिंग में ही दे दिया है एप्लीकेशन के साथ, तो मैं चाहूँ तो अर्ली पब्लिकेशन के लिए भी मांग सकती हूँ, एप्लीकेशन कर दे सकती हूँ। तो अब सबसे पहले तो मैंने क्या किया, अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी। उसके बाद उसमें सारे प्रोविजनल और स्पेसिफिक कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस वगैरह सब दे दिए। उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ होती है प्री ग्रांट ऑब्जेक्शंस से पहले एक चीज़ होती है कि जो इन्वेंटर है वो रिक्वेस्ट करेगा एग्जामिनेशन के लिए कंट्रोलर से। तो जो कंट्रोलर है वो 48 मंथ्स के अंदर अंदर ही डेट ऑफ प्रायोरिटी के मतलब प्रायोरिटी में लेकर जो भी आपने अपनी एप्लीकेशन में लिखी है उस हिसाब से एक फ़र्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट देता है। ये फ़र्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट ये देखती है कि क्या ये पेटेंट होने के काबिल है, क्या ये सेक्शन 2J एंड सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 के रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल कर रहा है। तो अगर वो फुलफ़िल कर रहा होता है तो ये फ़र्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट एक्सेप्ट हो जाती है। और यही वो 6 मंथ्स हैं जो इस वजह से वहाँ हमने पिछले प्रोसीजर में 18 मंथ्स बोला कि 12 मंथ्स पहले प्रोविजनल से कंप्लीट स्पेसिफिकेशन पे आने के लिए, और उसके बाद 6 मंथ्स ये फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट के लिए। उसके बाद होता है प्री ग्रांट पब्लिकेशन, जिसमें ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं। तो उसके बाद ऑपोजिशन टू ग्रांट ऑफ पेटेंट्स, इसके ये सेक्शन 25 में दिया हुआ है। प्री ग्रांट और पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशंस दोनों के दोनों सेक्शन 25 में दिए हुए हैं। वैसे तो प्री ग्रांट जो स्पेसिफिकेशन है वो सेक्शन 11A में है स्पेशली, पर जो सेक्शन 25 है जो कि पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के बारे में पहले बात करता था, उसमें जो ग्राउंड्स दिए हुए थे, बेसिकली अमेंडमेंट में ये चीज़ ऐड की गई कि जो ग्राउंड्स हैं पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन के, वो और प्री ग्रांट ऑपोजिशन के ग्राउंड्स सिमिलर हैं, इसलिए 25 के अंदर ही पोस्ट ग्रांट के साथ प्री ग्रांट ऐड कर दिया गया था। तो इसके अंदर जो ग्राउंड्स हैं वो ये सब हैं कि हो सकता है ये इन्वेंशन पहले ही किसी और ने बना लिया हो, बस वो पेटेंट नहीं कर पाया हो, पर उसने वो चीज़ कहीं ना कहीं पब्लिश कर रखी हो, या फिर ग्राउंड ऐसा है कि जो इन्वेंशन है वो पब्लिक यूटिलिटी का ही नहीं है, वो केवल ऐसा ही है, या फिर जो कोई एब्स्ट्रैक्ट इन्वेंशन हो तो उस चीज़ के लिए। बेसिकली सारे टाइप के इन्वेंशंस के जो ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं वो सब सेक्शन 25 के अंदर ग्राउंड्स दिए हुए हैं। इसके बाद फाइनली पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है। अगर ऑपोजिशन कोई भी ऐसा नहीं होता है, ऑपोजिशन चेक किया जाता है बाय द कंट्रोलर, अगर वो चीज़ सेटिस्फाई होता है तब तो वो वहीं ख़त्म हो जाती है चीज़, आप अपनी एप्लीकेशन वापस सबमिट कर सकते हो। पर लेकिन अगर वो ऑपोजिशन कैंसिल हो जाते हैं तो उसके बाद फाइनली पेटेंट को ग्रांट कर दिया जाता है अंडर सेक्शन 43 एंड 47। इसके अंदर बेसिकली ये है कि कंट्रोलर जो है वो अपना पेटेंट ग्रांट कर देता है सामने वाले को। सारे एप्लीकेशन, स्पेसिफिकेशन और अदर डॉक्यूमेंट जो है वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए ओपन पब्लिश कर दिए जाते हैं। अगर पेटेंट ग्रांट नहीं किया जाता है तो एप्लीकेंट अपील कर सकता है 47 के सेक्शन 47 के अंडर। और जो ऑपोजिशन है वो इस सेक्शन 47 में ये चीज़ भी लिखी हुई है कि अगर जो ग्रांट ऑफ पेटेंट हो गया है उसके बाद एक पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन भी फाइल हो सकता है विद इन 1 ईयर। तो अब डेट ऑफ पेटेंट सेक्शन 45 में लिखी हुई है कि जो
किस डेट से पेटेंट एप्लीकेबल माना जाएगा, जिस दिन ग्रांट हुआ है या फिर जिस दिन अप्लाई किया गया था। तो सेक्शन 45 ये कहता है कि जो तब से डेट मानी जाएगी जब से वो ग्रांट किया गया था, जब से वो फाइल किया गया था, डेट ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन। और सेक्शन ऑफ टर्म ऑफ पेटेंट जो है वो हमने पहले भी पढ़ा था, सेक्शन 53 के अंदर लिखा हुआ है कि 20 ईयर्स। उसके बाद राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पेटेंटी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं राइट्स। सबसे पहले राइट्स हैं राइट टू एक्सप्लॉइट द पेटेंट, कि भाई जो पेटेंटी है वो अपने राइट्स को एक्सप्लॉइट कर सकता है, पेटेंट को एक्सप्लॉइट कर सकता है, उससे पैसे कमा सकता है। राइट टू लाइसेंस, कि वो किसी और को लाइसेंस दे सकता है कि भाई तुम इस चीज़ को यूज़ कर लो। राइट टू असाइन, कि मैं अपना पेटेंट उठा के किसी दूसरे को असाइन कर दूँ कि अब पेटेंट तुम एंजॉय करो, गिफ्ट या किसी भी वे में। उसके बाद राइट टू सरेंडर पेटेंट, कि मैं अपना पेटेंट सरेंडर कर दूँ मे बी गवर्नमेंट को, या फिर ये कि भाई अब हो गया, मेरे को और पैसा नहीं कमाना है। और फिर राइट्स अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट, जो कि अगर कोई मेरे पेटेंट को इन्फ्रिंज करे तो वो राइट्स इस सेक्शन के अंदर दिए हुए हैं। उसके बाद लिमिटेशंस ऑन राइट्स ऑफ पेटेंट, इसके अंदर पहला ये है यूज़ ऑफ पेटेंट बाय गवर्नमेंट। पेटेंट होल्डर जो है वो गवर्नमेंट को मना नहीं कर सकता है कि आप मेरा पेटेंट यूज़ नहीं कर सकते हो। एक्विजिशन ऑफ इन्वेंशन एंड पेटेंट बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो इस पेटेंट को एक्विजिशन भी कर सकती है, जैसे कि लैंड एक्विजिशन होता है, उसी तरीके से ये IPR एक्विजिशन हो जाता है, एक तरीके से पेटेंट एक्विजिशन हो जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद फाइनल है कंपल्सरी लाइसेंस, की कंपल्सरी लाइसेंस बेसिकली ऐसा होता है अगर कोई चीज़ ऐसी, कोई ऐसा इन्वेंशन है जो कि पब्लिक सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो उन केसेस के अंदर अगर विदिन 3 साल जो पेटेंटी है वो ऐसी वो वाली अपनी इन्वेंशन सब पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं करा सकता एट रीजनेबल प्राइजेज या ये सब, तो उस केस में जो गवर्नमेंट है वो कंपल्सरी लाइसेंसेस इशू कर देती है उस पेटेंट होल्डर के अगेंस्ट, कि लोग जो हैं वो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें और सेल कर सकें विदाउट गिविंग विदाउट और विद। कंपल्सरी लाइसेंस के अंदर दोनों चीज़ें हैं कि विद और विदाउट गिविंग रॉयल्टी टू द पेटेंटी। उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ पेटेंटी यही है कि अगर जो भी आपने अपना पेटेंट होल्ड बनाया है उसको अगर वो पब्लिक यूज़ के लिए है तो उसको अवेलेबल भी कराओ, ऐसा नहीं है कि आप बस उसे अपने पास रखे रखो। और फाइनली ड्यूटी टू पब्लिश इन्फॉर्मेशन डिमांडेड बाय कंट्रोलर, सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी होती है हर बारी कि आपने ये इन्वेंशन कैसे किया, सब किया, वो कंट्रोलर कभी भी डिमांड कर सकता है और आपको वो चीज़ उसे देनी पड़ेगी। तो हम एक बारी फटाफट से अपनी टाइमलाइन रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले तो हमने प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ अ पेटेंट पढ़ा, तो शॉर्ट में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने एप्लीकेशन फाइल की, उसके बाद प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस फाइल किए। अगर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस नहीं है तो आप डायरेक्ट कंप्लीट स्पेसिफिकेशन करते हो, पर अगर आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन किया है तो उसके बाद फिर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है विदिन 12 मंथ्स। उसके बाद एक एग्जामिनेशन होता है और फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट आती है विदिन 6 मंथ्स। उसके बाद 18 मंथ्स के मतलब इस पूरे प्रोसेस में 18 मंथ्स निकल गए। उसके बाद 18 मंथ्स के बाद एप्लीकेशन पब्लिश होती है जिस पे प्री ग्रांट ऑपोजिशंस आते हैं। अगर प्री ग्रांट ऑपोजिशंस एक्सेप्ट नहीं होते हैं तो फिर पेटेंट ग्रांट कर दिया जाता है। एक्सेप्ट होते हैं तो पेटेंट होल्डर मतलब एप्लीकेंट के पास राइट है कि वो अपील कर सके। तो उसके बाद अगर पेटेंट ग्रांट होता है तो उसके बाद पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशंस होते हैं जो कि विदिन 1 ईयर में फाइल होने ज़रूरी हैं। और उसके बाद हमने राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पेटेंटी और लिमिटेशंस ऑन पेटेंटी पढ़ा। तो थैंक यू एंड आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके बाय।